हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 दिसंबर 2021 के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज को हम डिस्कस करेंगे और आज इसमें हमारे लिए डिस्कस करने के लिए सभी आर्टिकल हैं लगभग अच्छे। और इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल हम कवर कर रहे हैं वो है फ्रेंड्स इन नीड, यानी कि ज़रूरत में दोस्त। जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे उसी पर लिखा गया है आर्टिकल। उसमें कौन कौन से भारत और रूस के बीच समझौते हुए उस आर्टिकल को इसमें समझाया गया है। इस आर्टिकल में उसके बारे में समझाया गया है कौन सा समझौता हुआ। तो इन सभी पॉइंट्स को इस आर्टिकल में हम देखेंगे। तो इस आर्टिकल में बेसिकली लिखा गया है कि जो ये वर्ष है भारत और रूस के शिखर सम्मेलन यानी कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए अच्छा माना जा रहा है। अगर हम रूस की रणनीति को देखें जो उत्तर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, रिश्ते दोनों पक्षों के प्रयास से ही आगे बढ़ते हैं और मील का पत्थर साबित होते हैं। यात्रा पर जाने वाले यानी कि जो लॉकडाउन लगा है उसके बाद व्लादिमीर पुतिन की ये दूसरी यात्रा है। जो कोविड आया था मार्च 19 में, उसके बाद से ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दूसरी यात्रा है। और इससे पहले कि भारत रूस का एक महत्वपूर्ण दोस्त हमेशा से रहा है और इसके कारण ही रूस के राष्ट्रपति ने ये यात्रा करी है। हालांकि यात्रा बहुत छोटी थी। मार्च 2020 से उनकी केवल 2 यात्राएं हुई हैं रूस के राष्ट्रपति की। पहली है अमेरिका की और दूसरी अब जो उन्होंने भारत की करी है। पहली जून में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उन्होंने शिखर सम्मेलन में जिनेवा में भाग लिया था, जो उनकी पहली यात्रा थी। और उसके बाद अब इन्होंने भारत की यात्रा करी है। ये जो वार्ता हुई है भारत और रूस के बीच वो 2+2 वार्ता थी जो काफ़ी सफल मानी जा रही है। और ये रूस के साथ भारत की पहली 2+2 वार्ता थी जो राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करती है। दोनों देशों ने लगभग 6 लाख AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और सैन्य प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए 10 साल का समझौता किया है। रूस ने कथित तौर पर S-400 लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की पहली डिलीवरी भेज दी है, जिसके लिए 2018 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों की संभावना के बावजूद इससे पीछे नहीं हटा। देखिए, अमेरिका क्या करता है कि अगर कोई दूसरे देश कोई हथियारों की खरीद करते हैं या फिर किसी तरीके का दूसरे देशों से लड़ाकू औजारों के लिए या फिर किसी तरीके से रक्षा संबंध रखते हैं तो उस पर अमेरिका कहीं ना कहीं कोई प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने भी ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। और अगर हम बात करें तो जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार है वो इस समय $10 अरब का है, जो 2025 तक $30 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। द्विपक्षीय निवेश $50 अरब तक पहुंचाना चाहते हैं दोनों देश। रूसी नेता की यात्रा के दौरान इस प्रयासों पर काफ़ी जोर दिया गया। इसके कारण जो है और 2014 देखिए 2014 में रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया था तो इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ इसका तनाव हो गया था रूस का। लेकिन मॉस्को और बीजिंग की आप कह सकते हैं एक तरीके से मित्रता उस समय बढ़ी थी। दोनों देश पहले से ही काफ़ी ज़्यादा करीब भी थे। लेकिन मॉस्को भी चीन के करीब है। जो भारत और रूस के संबंध जब अच्छे हो रहे हैं तो चीन को इससे कहीं ना कहीं दिक्कत होना स्वाभाविक है। अब जब क्वाड संगठन बना जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत हैं तो इस पर चीन को तो आपत्ति है ही। लेकिन अगर हम बात करें रूस की तो रूस के लिए क्वाड में सिर्फ और सिर्फ उनका एक मित्र देश है, वो है भारत। इसलिए भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी पहुंच को अच्छी तरीके से बनाए रखने के लिए भी रूस भारत से संबंध मजबूत इसलिए रखना चाहता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारत ही मित्र देशों में है रूस के जो क्वाड में शामिल है। तो क्वाड जो है वो उसके बारे में जान लीजिए कि क्वाड जो है उसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसका फुल फॉर्म है, अर्थात क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता का एक मंच है। यह खुले, समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लेकर आया है। क्वाड की अगर हम बात करें नींव रखने की तो 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा रखी गई थी। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। शिंजो अबे द्वारा वर्ष 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड
यानी कि DSD स्थापित करने पर विचार प्रस्तुत किया गया था। क्वाड समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया था और ये चारों देश मिलकर मालाबार अभ्यास भी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत और रूस के संबंध और प्रगाढ़ होंगे जिस तरीके से, और आधुनिक हथियारों की खरीद भारत रूस के साथ कर रहा है। उसके बाद है बैक टू क्लासरूम। देखिए बैक टू क्लासरूम में, तो ये बैक टू क्लासरूम से आशा है जिस तरीके से 600 दिनों बाद अब कोविड के मामले फिर से मतलब अब कोविड जो कम हुआ था और स्कूल संस्थाएं फिर से खोली जा रही हैं, भारत में भी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरीके से लगभग खोल दिए गए हैं। उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि लगभग 600 दिनों बाद अब स्कूल फिर से खुलने को तैयार हैं और अभिभावक भी अब उतना डर नहीं रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से। और कहीं ना कहीं इस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी रिपोर्ट दी है कि बच्चों को अब स्कूल भेजा जा सकता है। हालांकि भारत में अब ओमिक्रॉन, भारत में ही नहीं विश्व में भी ओमिक्रॉन फिर से फैल रहा है, तो इस पर भी भारत के साथ साथ और भी देशों ने चिंता जताई है। उसके साथ WHO ने भी इस पर सतर्क रहने की सलाह दी है। हालांकि बच्चों को भेजने के लिए गार्जियंस से साइन कराए जाते हैं, उन पर ही जिम्मेदारी एक तरीके से दी जाती है कि कोविड नियमों का पालन स्कूल तो करेगा ही, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को घरों पर या बाहर निकलने से पहले उन्हें सुरक्षित रखें। इसके साथ ही एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो दूसरी लहर आई थी डेल्टा जिसे बोला गया था, उसमें 18 वर्ष से कम के बच्चे जो थे वो भी और वयस्क दोनों समान रूप से प्रभावित हुए थे। उनमें भी इम्यूनिटी पावर उतनी ही आ गई थी, जो एक इम्यूनिटी डेवलप मानी जाती है वो हुई थी। लेकिन जब ओमिक्रॉन के आने का प्रभाव अब इसमें माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से क्लासेस जो स्टार्ट होने वाली हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब होती दिखेंगी। और इस आर्टिकल में एजुकेशन को लेकर ही, पढ़ाई को ही लेकर लिखा गया है और ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड आर्टिकल जो लिखा गया है वो म्यांमार की जो नेता हैं आंग सान सू की, उनके ऊपर लिखा गया है, जिन्हें जेल में डाल दिया गया है। वहाँ की अबदस्त सरकार कर दी गई थी और सैन्य शासन वहाँ पर लागू है। उन्होंने ही आंग सान सू की को कोविड नियमों का पालन ना करने के लिए, राष्ट्र हित में कार्य ना करने के लिए, राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए उन्हें 4 साल की सज़ा सुनाई थी। हालांकि दबाव बढ़ने पर उन्हें 2 साल की सज़ा, मतलब 2 साल की सज़ा उनकी कम कर दी गई है। आंग सान सू की के साथ उनकी पार्टी के ही कई नेताओं को और सत्ता और विपक्ष दोनों पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं यानी कि टॉप लीडर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जेल में डाल दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर चिंता जताई है कि किस तरीके से लोकतंत्र का हनन हुआ है म्यांमार में। और जिस फरवरी 2022 में जो सेना है उसने फरवरी 2022 में चुनाव कराने की घोषणा की थी, लेकिन अब उसे टाला जा रहा है ताकि वहाँ पर लोकतंत्र बहाल ना हो पाए। तो अब इसमें संयुक्त राष्ट्र, हालांकि भारत ने भी इस पर टिप्पणी की है, इसमें तक इसकी तीखी आलोचना की है, लेकिन इसमें और राष्ट्रों को भी साथ आना होगा ताकि इसमें जो सही कार्रवाई है वहाँ पर सैन्य शासन को हटाकर लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया जाए। उसके बाद है आफ्टर बाबरी होप रिमेन्स। यहाँ पर देखिए कल JNU में नारे लगाए गए कि बाबरी मस्जिद फिर से वहाँ पर स्थापित की जानी चाहिए जहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो एक तरीके से JNU में फिर से देश विरोधी नारे लगाए गए, बाबरी मस्जिद के लिए नारे लगाए गए, बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने के लिए नारे लगाए गए। तो कल ये एक बहस और छिड़ गई कि अब शायद जो जिस तरीके से चुनाव आ रहा है और उसमें अब जो पार्टियां हैं वो फिर से इस मुद्दे को हवा देना चाहती हैं, क्योंकि JNU जो है वो हमेशा से ही देश विरोधी कार्यों के लिए जाना गया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कन्हैया कुमार जो निकल कर आए थे वो भी इसी JNU के नेता थे। तो ऐसे जितने भी राष्ट्र विरोधी नारे होते हैं या फिर वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं जिससे राष्ट्र की छवि भी धूमिल होती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बाबरी मस्जिद पर, तो उसमें JNU में नारे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन लोगों को भी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए जो देश विरोधी कार्य करते हैं। आप नारे लगा रहे हैं तो ये भी देश विरोधी कार्य है, इस पर भी शासन को, प्रशासन को गौर करना चाहिए। तो ये आज का इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।